हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुज़म्मिल यहया एंड वेलकम टू माय चैनल मोज़ा फिजिक्स। सो गाइस, आज हमारा इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सप्रेशन का सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग हुक्स लॉ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि मेरे पास लेट से कोई भी बॉडी है ना, और वो जो बॉडी है, वो जो बॉडी है अगर उसमें जो मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई की है ना, अब उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन है, इफ डिफॉर्मेशन इज सो स्मॉल है ना, इफ डिफॉर्मेशन है ना, उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, इज स्मॉल है ना। अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो अभी तक आप लोग ये समझे होंगे कि अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है ना, जो चेंज जो आ रहा है बॉडी में है ना, लेट से मेरे पास से मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मान लीजिए ये एक रोप है जो कि इससे फिक्स्ड है ना, इस वजह से क्या फिक्स्ड है ना। अब ये जो रोप है इस पे मैंने एक यू नो मास एम का कोई वेट लटका दिया है ना, एंड दिस इज रोप, इसका जो लेंथ है वो एल है, मास इस वाले ब्लॉक का एम है ना। इतना हम लोग समझ गए। जाहिर सी बात है नीचे एम लगेगा, नीचे एम लगेगा और इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होगा है ना। तो अभी तक मैंने आपको क्या कहा था, इफ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल स्ट्रेस इज डायरेक्टली देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि अगर डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि एक रोप में ले लिया, उसमें मैंने एक मास लटका दिया, नीचे mg लग रहा है, रोप का लेंथ l है, तो जाहिर बात है mg लगेगा है ना, mg लगेगा। तो अब कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा है ना, mg लगेगा, अब कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा कि ये रोप रोप जिसका लेंथ पहले l था अब वो और बढ़ जाएगा है ना। पहले लेंथ l था, अब डेल्टा l और बढ़ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, l था लेंथ, अब डेल्टा l और बढ़ गया है ना। और ये मास कितना है, ये मास अभी भी m है, नीचे लग रहा है mg है ना। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस निकालने का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था पिछले वीडियो में, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स है ना बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। लेट से एरिया ए है, एरिया ए है, अब फोर्स हम कौन सा फोर्स लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये अभी इक्विलिब्रियम में आ गया, ये एल लेंथ का था, mg फोर्स नीचे लगा, डेल्टा एल और इसका लेंथ बढ़ गया, इसमें इसके अंदर डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन आने से इसमें क्या रिजल्ट आया कि इसका लेंथ जो है वो और इंक्रीज हो गया, डेल्टा एल हो गया। तो इसका टोटल लेंथ अभी जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो कुल मिला के है एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल इसका क्या है, टोटल लेंथ है ना। तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रेस कितना हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा है ना। मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बता दिया था रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में अच्छे से, क्या है कि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा है ना, जो कि रेसिस्टेंस, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा, ये रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाई होगा है ना, उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये रेसिस्टेंस फोर्स हम लोग लेंगे स्ट्रेस के फॉर्मूला के लिए, जो कि होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितना है, जो कि डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा है ना। तो नीचे mg से जा रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगा, तो जाहिर सी बात है ये जो सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम में आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स हमारा हो गया mg। तो हम लिख सकते हैं mg बाई a है ना, mg बाई a। और स्ट्रेन कितना होता है, स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ है ना। स्ट्रेन बराबर कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो स्ट्रेन बराबर हमारा हो जाएगा है ना डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल बाई एल, फोर्स बराबर mg बाई ए। ये तो हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी। तो मैंने क्या कहा कि इफ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो कांस्टेंट लग जाएगा है ना। प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटा दूं, ये स्ट्रेन है ये स्ट्रेस है मेरा बराबर mg बाई ए
है ना। और ये जो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो अगर मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का प्रोपोर्शनलिटी हटा देते तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है ना। तो जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है ना, y स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिए तो हमारा कांस्टेंट आ गया y। ये y क्या है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। और यही y हमारा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये y बराबर हो कितने के जाएगा, देखिए हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो y लग गया एज अ कांस्टेंट के रूप में। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। अगर मान लीजिए स्ट्रेस बराबर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस बराबर कितने का हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए तो बराबर हो गया किसके, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। वो कांस्टेंट कौन सा है, वो y है, y स्ट्रेन है ना। तो ये जो y क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यही y हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो y बराबर हो कितने के जाएगा, y बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यही y हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यही y हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। y को मैंने क्या बोला कि ये y है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये y बराबर कितने के, ये y बराबर है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। इसी को हम कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स हुक्स लॉ है ना, क्या कहते हैं हम लोग, हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा कम है, चलिए अब हम इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं ना, स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ की मदद से। स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ की मदद से हम लोग इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना। चलिए तो मैं अभी आप लोग ग्राफ बताऊंगा ताकि आप लोगों का ग्राफ का एक कंसेप्ट क्या हो, मजबूत हो जाए, है ना, ग्राफ के जरिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास मैंने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो ये मेरा स्ट्रेस है ना, और ये स्ट्रेन। तो ये बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है, ग्राफ है। तो मान लीजिए ये क्या था, ये मैंने, ये रोप है ना, अज्यूम कर लेते ये एक रोप है, या फिर इसे वायर अज्यूम कर लेते, या फिर रोप, जो भी आप अज्यूम करना चाहें, है ना। तो अब मैंने इसी के बेसिस पे, अब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा। मैं ये अज्यूम करता हूँ, चल रहा हूँ कि मैं जो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा थ्रू आउट द ग्राफ, वो काफी ज्यादा हो रहा होगा, है ना। और उसी के हेल्प से मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगा, उस ग्राफ के जरिए से ही मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उस ग्राफ की मदद से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा हुक्स लॉ, है ना। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि डिफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, होने वाला है ना। पहले तो स्मॉल डिफॉर्मेशन से होते होते बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन तक हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब डिफॉर्मेशन स्मॉल होता है तो हमें ये तो पता है कि जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मगर तब क्या हो जब डिफॉर्मेशन स्मॉल ना हो, तब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो चलिए इस ग्राफ की मदद से और भी अच्छे से उस सिचुएशन को देख लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये मैंने नहीं बनाया है, इसे एक्सपेरिमेंटली जो लैब में है वो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट के रूप में, है ना, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बनाया गया है ना, कुछ इस तरह से, ऐसे। ये ओ, ये ए, ये बी, है ना, सी, नहीं, कुछ इस तरह का हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे करके हमारा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ है। ये ओ से लेके, ये ओ से लेके ए तक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना। ओ से लेके ए तक, ये पॉइंट बी है, इसे मैंने पॉइंट सी ले लिया, और ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओ है ना। तो इस ग्राफ की मदद से पहले देख रहे होंगे कि ये ओ से लेके ए तक की मैं बात करूं, अगर मैं ओ से लेके ए तक की बात करूं, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से लेके मैं यहां तक की बात करूं, है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफॉर्मेशन है वो भी काफी कम है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और है ना।
और इस पॉइंट ए को हम लोग क्या कहते हैं, या इस पॉइंट ए पे आके हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ना। जब हम ए पॉइंट तक आ जाते हैं, देखिए ओ से लेके ए पॉइंट तक जो है हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, है ना। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन बढ़ा, उसी के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ा है, तो हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ये तो हुआ ओ से लेके ए तक की बात, और हमें इस ओ से लेके ए ही तक का बेसिकली काम चाहिए था। हमें इस ओ से लेके बेसिकली ओ से लेके ए ही तक का बेसिकली हमें काम बनता है, क्योंकि इस ओ से लेके ए तक में ही हम आराम से हुक्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली इसी का आपको इस लेक्चर में काम है ना। इसी से हम हुक्स लॉ आराम से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, बराबर कर देंगे कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की। उसी को हम लोग कह देंगे हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग उसी को कह देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। बेसिकली हमें इसी का काम आया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। बेसिकली हम इसी से मतलब है, मगर हम और देख लेते हैं कि भाई अगर और डिफॉर्मेशन होता है, इसके बाद अगर और भी ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, तो तब देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि तब की सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। उसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ओ से लेके ए तक में जो वायर है वो कम्प्लीटली इलास्टिक है। आप लोग ये एज्यूम करते हुए चलिए कि मैंने जो ये जो इसे मैंने वायर लिया है ना, इसे मैंने वायर अज्यूम किया है ना। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ चलो कि ये वायर है, और ओ से लेके ए तक में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। ओ से लेके ए तक में जो वायर है वो कम्प्लीटली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने स्ट्रेचिंग फोर्सेस रिमूव कर दिए, स्ट्रेचिंग फोर्सेस, स्ट्रेचिंग फोर्स अगर मैंने रिमूव कर दिया है ना, स्ट्रेचिंग फोर्सेस अगर मैंने रिमूव कर दिया, तो जो वायर है वो अपने नेचुरल लेंथ को आराम से एक्वायर कर लेगी। मतलब वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आराम से अपने ओरिजिनल पोजीशन को वायर रिगेन कर सकती है, बिना किसी दिक्कत के आराम से रिगेन कर लेगी। ओ से लेके ए तक की मैं बात कर रहा हूँ। ओ से लेके ए तक में जो वायर है वो कम्प्लीटली इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने स्ट्रेचिंग फोर्सेस को हटा भी दिया, तो वायर अपने जो ओरिजिनल पोजिशन है वहां पे वायर आराम से चली जाएगी, अपने ओरिजिनल लेंथ को, अपने नेचुरल लेंथ को वायर एक्वायर कर लेगी। अब हम ए से लेके बी तक की बात करें, तो यहाँ पे हमें साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ए से लेके बी तक में स्ट्रेन की थोड़ी बढ़ोतरी हुई, है ना? स्ट्रेन थोड़ा बहुत बढ़ गया, मतलब कि स्ट्रेन थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है हमें, और जो हमारा स्ट्रेस है उस थोड़ा घटा, है ना? स्ट्रेस में थोड़ा घटाव आया, और जो स्ट्रेन है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखती, स्ट्रेन हमें बढ़ती हुई दिखी। तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जबकि पॉइंट ओ से ए तक में स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मगर ए से बी तक में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि ये जो पॉइंट ए है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक में। बाकी इधर से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट से तक या फिर डी पॉइंट तक कोई भी प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन के बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वो सिर्फ ए तक है। तो ए के बाद वाला जो हमारा जो सिनेरियो है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहने वाला, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है वो सिर्फ ए ही तक है। तो अब मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए से लेके बी तक में, यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। मगर स्ट्रेस स्ट्रेन के भले ही प्रोपोर्शनल नहीं है, मगर अगर मैंने ए से लेके बी तक में, है ना, अगर स्ट्रेचिंग फोर्सेस को फिर से रिमूव कर दिया, तो फिर भी वायर अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर लेगी। ओ से लेके ए तक में, ओ से लेके ए तक में तो क्या था, स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, है ना। मगर ए से लेके बी तक में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मगर फिर भी वायर अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर लेगी। वायर अपने नेचुरल लेंथ को यहाँ से लेके यहाँ तक में भी एक्वायर कर लेगी, मगर यहाँ पे कंडीशन क्या था कि स्ट्रेस जो था वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और वायर यहाँ से भी लेके यहाँ तक अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर लेगी। मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे साफ-साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो हमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। ए से लेके बी तक में स्ट्रेन हमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, और यहाँ पे ए से लेके बी तक में जो स्ट्रेस है वो उसमें थोड़ा घटा हुआ है। वहीं जो स्ट्रेन है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखी है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ए से लेके बी तक में, मगर फिर भी जो वायर है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। यहाँ पे फिर भी वायर अपने ओरिजिनल, है ना,
पोजीशन पे आ जाएगा ए से लेके बी तक में। अब हम बात करते हैं बी से लेके सी तक में। बी से लेके सी तक में जहाँ तक मेरे को बात हो रही है कि ये जो बी से लेके सी तक में है ना, अगर ये जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्मेशन अगर इसने पॉइंट बी को क्रॉस किया और बी से लेके अगर मैंने सी तक को देखा, तो अगर इसने पॉइंट बी को क्रॉस किया तब जो वायर है वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर नहीं कर पाएगी। ये जो पॉइंट बी है ये क्या है, ये जो पॉइंट बी है ना, ये इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है। मतलब यहीं तक बॉडी अपने ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर कर लेगी, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। जैसे ही जो बॉडी है वो डिफॉर्मेशन की लिमिट को क्रॉस करेगी, वो पॉइंट बी को जैसे क्रॉस करेगी तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुकी होगी। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देने का मतलब ये है कि जो बॉडी है वो अपने नेचुरल लेंथ को दोबारा से पूरी तरीके से एक्वायर नहीं कर पाएगी। तो बी से लेकर अगर सी तक में मैं चलूं तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि जो बॉडी है वो अपने नेचुरल लेंथ को पूरी तरीके से एक्वायर नहीं कर पाएगी। कुछ परमानेंट चेंजेस आएंगे, जैसे कि जो बॉडी का जो जैसे जो वायर है उसका लेंथ बढ़ जाएगा, कुछ हद तक उसका लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है उसकी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, इलास्टिक लिमिट को पार कर चुकी है। इसका मतलब क्या है, ए से लेके बी तक में तो ये था कि भाई अगर हमने स्ट्रेचिंग फोर्स हटा दिया, अगर हमने स्ट्रेचिंग फोर्स हटा दिया ए से लेके बी तक में, तो जो वायर है वो अपने ओरिजिनल लेंथ को फिर से रीगेन कर लेगी। मगर अगर जैसे ही वो बी को क्रॉस करेगी, बी पॉइंट बी को क्रॉस करेगी और बी से लेके सी तक में अगर मैं देखूं, बी से लेके सी तक में अगर मैं देखूं, तो जो वायर है वो अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिया है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिया है, वो नहीं कर पाएगी। बी से लेके सी तक में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो स्ट्रेन है वो कुछ ज्यादा ही गति से बढ़ने लगा है। स्ट्रेन की जो बढ़ोतरी है वो कुछ ज्यादा ही हो गई है। दूसरी तरफ स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। और बी से लेके सी तक की मैं बात कर रहा हूँ, बी से लेके सी तक में स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया मतलब क्या है कि इतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ा, कि इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ कि उसने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने का मतलब ये है कि वो अपने ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर नहीं कर पाएगी। तो वायर का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी परमानेंटली, वो रीगेन नहीं कर पाएगी दोबारा बी से लेके सी तक। अगर ऐसे ही डिफॉर्मेशन चलता रहा, ऐसे ही डिफॉर्मेशन चलता रहा, सी के बाद भी अगर ऐसे ही डिफॉर्मेशन चलता रहा, तो पॉइंट डी तक एक ऐसा वक्त आएगा जब वायर ही टूट जाएगी। जब वायर ही क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसके बाद क्या होगा, ए से लेके बी तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ए से लेके बी तक क्या था कि वायर अभी भी उसके अंदर अभी भी इलास्टिक है, वो अभी भी अपने ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर कर लेगी, मगर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये ए से लेके बी तक की कहानी थी। बी से लेके सी तक की कहानी ये थी कि स्ट्रेन में हमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही हमें इंक्रीज होता हुआ दिखता है। और ये जो बी से लेके जो सी तक का जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जो डिफॉर्मेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वायर है बी से लेके सी तक में अपने ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर नहीं कर पाएगी, कुछ परमानेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और सी से लेके डी तक में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर अब भी डिफॉर्स है ना, पॉइंट सी के बाद भी डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वायर टूट जाएगी, है ना। इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता रहेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वायर टूट जाएगी। और जिस पॉइंट पे जाके टूटेगी उस पॉइंट को हमने क्या दिखाया हुआ है, डी, पॉइंट डी, वो क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। वहां पे वायर जाके टूट जाएगी, उसके बाद खेल खत्म, सब सत्यानाश, है ना। तो यहाँ ये ग्राफ मैंने आप लोग को समझा दिया, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेन काम हमें अभी इसका है ओ से लेके ए तक का। ओ से लेके ए तक में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ए है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, मगर ओ से लेके ए तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। कहाँ तक प्रोपोर्शनल है, ए ही तक प्रोपोर्शनल है। इसलिए मैंने कहा कि जो पॉइंट ए है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया तो मेरा आ जाएगा कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस बराबर वाई स्ट्रेन, है ना। तो y बराबर हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के, जो कि हमारा हो जाएगा हुक्स लॉ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो y कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा स्ट्रेस, है ना, अपॉन स्ट्रेन के, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस है, y स्ट्रेस बराबर होता है कितने की, फोर्स बाय एरिया के। फोर्स बाय एरिया, एरिया हमारा a हो गया लेट से, है ना। और बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल।
तो चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल बाई एल। ओरिजिनल लेंथ एल है, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारा, एल है ना, स्मॉल एल है ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। और फोर्स क्या है हमारा, रीस्टोरिंग फोर्स है, तो फोर्स हम ले लेंगे mg, है ना। तो y बराबर हमारा हो कितने का जाएगा यहाँ पे, y बराबर हो जाएगा mg बाई a, है ना, mg l बाई a डेल्टा l। ये हमारा हो जाएगा y, ये हुक्स लॉ से हमने निकाल लिया। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल आ रही है और कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस, मॉडुलस और रिजिडिटी, और हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेट वायर। सो ये सब चीज़ें हम लोग कल की लेक्चर में पढ़ेंगे। सो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और सारे अपडेट्स को टाइमली पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वाली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।